नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों हमने पूर्व की क्लासों में राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया था और राष्ट्रपति के भी उस पॉइंट में चल रहे थे हम विगत क्लास में कि राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ विशेष तथ्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे थे। तो कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में हमने जाना था कि उनके कार्यकाल की क्या क्या विशेषता रही या उनकी व्यक्तिगत क्या क्या विशेषताएं थी। उनमें से लगभग हमने 3 राष्ट्रपतियों का अध्ययन कर चुके थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरि जी के बारे में। अब वीवी गिरि जी राष्ट्रपति की जो विशेषताएं थी हमने पढ़ी थी, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा और सुन लेना कि वीवी गिरि जी ऐसे राष्ट्रपति है जो आज तक के इतिहास में दोहरी मतगणना से जीते थे और सबसे कम बहुमत से जीतने वाले थे। और जो भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसकी घोषणा करने वाले भी कौन से राष्ट्रपति थे? वीवी गिरि जी थे। इस प्रकार मित्रों हमने 3 राष्ट्रपतियों के कुछ विशेष बातों का अध्ययन किया था। वीवी गिरि जी के बाद में जो अगले राष्ट्रपति बने भारत के वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। बात करें नंबर की तो कौन से थे ये? 4 नंबर के फखरुद्दीन अली अहमद। ये चौथे नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने। दोस्तों इनका कार्यकाल कौन सा था? 1974 में ये निर्वाचित हुए और 1977 में तक इनका कार्यकाल रहा। पहली विशेषता तो इनकी क्या है कि ये दूसरे भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। पहले कौन से थे? जाकिर हुसैन थे और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। अपन इनको ये भी कह सकते हैं कि भारत के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, माइनॉरिटी से दूसरे राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों दूसरी बात इनकी ये है कि इनका भी कार्यकाल पद पे रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात इनका कार्यकाल भी भारत के राष्ट्रपति में दूसरे नंबर पर सबसे कम कार्यकाल रहा था। जैसे पहले नंबर में कौन आते हैं? जाकिर हुसैन, सबसे कम कार्यकाल रहा था उनका। जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा था 2 वर्ष तक और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा? 3 वर्ष तक रहा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक रहा था। फखरुद्दीन अली अहमद की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, अर्थात ये दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। एक जाकिर हुसैन और दूसरे कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद। एक विशेष बात इनकी क्या थी कि फखरुद्दीन अली अहमद के समय में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी इतनी खूंखार प्रधानमंत्री थी कि वो किसी भी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते थे। और जहां भी हम देखें, अन्य देशों की भी बात करें, जहां जहां संसदीय शासन व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार की, तो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं विनम्र प्रकृति के होते हैं और प्रधानमंत्री वहां पर वास्तविक शासनाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनके काम में कोई भी टोका टोकी नहीं करे। इंदिरा जी को भी ऐसा ही राष्ट्रपति चाहिए था और इंदिरा जी की मनपसंद के ही राष्ट्रपति थे एक तरीके से हम कहें तो फखरुद्दीन अली अहमद। मित्रों जब भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे तो इंदिरा जी के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे तो विशेष कुछ रोचक बातें होंगी और उन्हीं की बात करूं हम यहां पर। तो इंदिरा जी ने जब 1971 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था रायबरेली से और उनका चुनाव खारिज हो गया था 1975 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था कि इंदिरा जी ने जो चुनाव लड़ा है वो गलत तथ्यों के साथ चुनाव लड़ा है, अर्थात उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार से कई उनके ऊपर आरोप लगाए गए
और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी थी। अब इंदिरा जी की ये माइंड में आया कि मैं प्रधानमंत्री कैसे रह सकती हूँ, कि कोर्ट ने तो ऐसा कर दिया है कि ये लोकसभा की सदस्य ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके जो नजदीकी व्यक्ति थे उन्होंने राय दी इंदिरा जी को कि देश के अंदर आपातकाल लगा दिया जाना चाहिए। एक आपातकाल तो पहले से ही लागू था 1971 में भारत और पाक के युद्ध के कारण, और दूसरा जो आपातकाल 1975 में लगाया गया 25 जून 1975 में। ये इंदिरा जी के कहने पर, दोस्तों हमारे संविधान में ये नियम है कि मंत्रिपरिषद सिफारिश करती थी पहले 1978 से पहले, तभी ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता था। लेकिन ये जो आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, महज प्रधानमंत्री के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 की रात्रि को देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। बाकी इंदिरा जी ने दूसरे दिन 26 जून को सुबह 8 बजे रेडियो के माध्यम से राष्ट्र के नाम संबोधन में और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, और दूसरे दिन ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा जी के कहने पर मध्य रात्रि में 25 जून 1975 को देश के अंदर आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इसका कारण क्या था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, दोस्तों आंतरिक अशांति का हवाला कैसे दिया इंदिरा गांधी ने कि किस वजह से? कि जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने 24 जून 1975 को एक दिल्ली में बहुत बड़ी रैली की थी, और उस रैली में लोगों से आह्वान किया था। एक हिंदी के कवि थे रामधारी दिनकर, उनकी कविता थी सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, और जयनारायण व्यास जेपी ने 24 जून और 1975 को अपनी रैली में इस संबोधन से स्टार्ट किया कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। और उसमें जेपी ने यह आह्वान किया देश की जनता से कि आप सरकार का कोई भी कहना नहीं माने, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी किसी भी तरीके का राजनेता है, आम पब्लिक है, सरकार के किसी भी आदेश का पालन नहीं करें। इंदिरा जी ने उन्हीं जेपी के भाषणों को आधार मानते हुए कि जेपी के ऐसे भड़काऊ भाषण थे देश के अंदर, जिससे कि देश के अंदर ही आंतरिक अशांति फैलने जैसी स्थिति बन गई है, विद्रोह जैसी स्थिति बन गई है देश के अंदर। तो इस परिस्थिति का हवाला देते हुए आलोचक कुछ ये बात कहते हैं कि इंदिरा जी के द्वारा देश में थोपी गई थी ये काला इतिहास बताते हैं देश के। अगर बात की जाए इस संविधान की, तो आलोचकों का यह कहना कि इंदिरा जी के द्वारा जबरदस्ती से ये आपातकाल थोपा गया था, लेकिन इंदिरा जी का ये कहना था कि जेपी के भाषणों ने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी थी। अगर आपातकाल लागू नहीं किया जाता तो देश के अंदर आंतरिक अशांति, गृह युद्ध जैसे माहौल बन जाता। तो ये जरूरी था कि देश के अंदर आपातकाल लागू होना चाहिए। तो ये जो तीसरा आपातकाल की घोषणा की थी वो किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। फिर से देखना इसका, 1974 से 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल रहा। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल इनका महज कितने वर्ष रहा? 3 वर्ष रहा। पद पर रहते हुए फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी, और 25 जून 1975 को देश के अंदर आंतरिक अशांति के आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ये फखरुद्दीन अली अहमद की कुछ ही विशेष बातें थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बनते हैं हमारे देश के, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, संजीवा रेड्डी, ये देखो कब से कब तक बने भारत के राष्ट्रपति? 1977 से और 1982 तक। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो हमें पुनः 1969 के वीवी गिरि जी के चुनावों की तरफ लौटना पड़ेगा। 1969 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी
ने जो अपना राष्ट्रपति का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया था, वो उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये 1969 में अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना प्रभाव दिखाते हुए और वीवी गिरी जी को अपना उम्मीदवार बना दिया था और उनको कहा था कि आत्मा की आवाज पर इनको मतदान करना चाहिए। उस समय क्या हुआ कि ये पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होते हुए भी 1969 में ये चुनाव हार गए थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे, फिर भी ये चुनाव हार चुके थे। दोस्तों, जब 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो इन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया, नीलम संजीव रेड्डी को। इंदिरा जी फिर एक बार थोड़ा सा आदर्शवाद अपनाते हुए और नीलम संजीव रेड्डी को पुनः एक मौका देना चाहती थी कि इनको भी राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और ऐसा देश में कम्युनिकेशन बनाया गया कि नीलम संजीव रेड्डी के सामने किसी उम्मीदवार को ही नहीं उतारा गया। पहली बार तो ये चुनाव हार गए राष्ट्रपति का, और दूसरी बार इनके सामने दूसरा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ही नहीं था, अर्थात भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो कैसे हुए? निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए। दूसरा मित्रों, इनकी जो विशेष बात है वो ये दोनों बार जब उम्मीदवार बनाए गए तो लोकसभा के अध्यक्ष थे, अर्थात इनकी बात कही जाए कि 2 बार ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1969 में भी इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया और 1977 में भी लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर उम्मीदवार बने थे, अर्थात 2 बार लोकसभा स्पीकर रह चुके थे, लोकसभा स्पीकर रहे नीलम संजीव रेड्डी। अगर क्वेश्चन इनका आता है कोई डायरेक्ट तो ये निर्विरोध वाला आता है कि निर्विरोध आज तक के कौन से राष्ट्रपति हैं जो चुने गए थे? कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। इनके सामने कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। इसके बाद मित्रों बात करें कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद में कौन राष्ट्रपति बने भारत के? इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति में प्रसिद्ध हैं। ये आप सबको भी इनके बारे में जानकारी है। इनके कार्यकाल को एक विशेष कारण से जाना जाता है। मित्रों, जब 1982 से और 1987 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के समय में एक डाक संशोधन विधेयक पेश किया गया संसद के अंदर 1986 में। डाक संशोधन विधेयक ये पारित किया गया और पारित होकर ये भारत के राष्ट्रपति उस समय के कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ये विधेयक उनके पास भेज दिया गया। ये विधेयक वैसे तो था क्या? वेतन भत्ते वृद्धि करने के लिए था, लेकिन नाम क्या रखा गया था इसका? डाक संशोधन विधेयक रखा गया था। विधेयक पारित होकर और भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पास चला गया। दोस्तों, हमने भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ी थी और उसमें आप याद करो कौन सा अनुच्छेद 111, उसमें शक्तियां कौन सी थी? निषेधाधिकार शक्तियां। निषेधाधिकार शक्तियां अर्थात वीटो शक्तियां। और वीटो में हमने देखा था कि 3 प्रकार की शक्तियां थी, तो उनमें से एक शक्ति का प्रयोग किया किसने? ज्ञानी जेल सिंह ने। ये जब डाक संशोधन विधेयक संसद से पारित होके और राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इस विधेयक पर न तो अपनी स्वीकृति दी और न ही इस पर अस्वीकृति दी। मतलब न तो हस्ताक्षर किए इस विधेयक पर जो कि ये कानून बन जाए, और न ही हस्ताक्षर करने के लिए मना किया। मना भी नहीं किया और हस्ताक्षर भी नहीं किया। तो यदि ऐसी कंडीशन होती है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी नहीं करता है और हस्ताक्षर भी नहीं करता है, तो अनुच्छेद 111 ये कहता है कि ऐसी स्थिति को कि विधेयक पर ऐसी कंडीशन राष्ट्रपति उत्पन्न कर दे
तो उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, या इसको यूं कहें कि जेबी वीटो के लेकर रख लिया। सामान्य कैसे होता है कि अपन किसी भी चीज को ले और उस पर ना कहें ना हाँ कहें और चुपचाप अपने जेब में डाल लिया, तो इसी प्रकार की ये कंडीशन होती है कि न हस्ताक्षर किए न हस्ताक्षर करने से मना किया, अपने पास उस विधेयक को रख लिया। तो ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। न जाने कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मित्रों, एक ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने उससे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुटी निरपेक्ष आंदोलन, इसको नेम भी बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रह चुके थे, सेक्रेटरी रह चुके थे, नेम के महासचिव। इस प्रकार से इनके कार्यकाल की दो अभूतपूर्व ये जो व्यवस्थाएं हैं, एक तो डाक संशोधन विधेयक पर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, एक इन्होंने जो राष्ट्रपति रहे उससे पहले किसके महासचिव रह चुके थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के ये राष्ट्रपति महासचिव रह चुके थे। इसके बाद में जो भारत के राष्ट्रपति बने ज्ञानी जेल सिंह के बाद में, वो नेक्स्ट शंकर दयाल वेंकटरमन। स्पेशल इनके कार्यकाल की कुछ ऐसी बातें नहीं है जो कि इतिहास प्रसिद्ध हों, न तो वेंकटरमन की थी और एक अगले थे इनके बाद में शंकर दयाल शर्मा। इनके भी कार्यकाल की कुछ ज्यादा विशेषताएं नहीं है कि जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हो। वेंकटरमन की, शंकर दयाल शर्मा की, इनकी कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं थी। इनके बाद में एक राष्ट्रपति बने के आर नारायणन। ये 1997 से और 2002 तक भारत के राष्ट्रपति थे, के आर नारायण। पहली बात तो करें मित्रों के आर नारायण के बारे में कि एकमात्र आज तक के राष्ट्रपति हैं जो उम्मीदवार बनने के बाद में, जैसे कोई भी, वैसे तो राष्ट्रपति का पद होता है वो निर्दलीय आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, किसी पार्टी विशेष का उम्मीदवार नहीं होता, जैसे कि राजनीतिक कोई दल हो उसका उम्मीदवार हो। परंतु क्या होता है कि जिस दल का बहुमत संसद में होता है, विधानसभा में होता है, वो अपनी तरफ से अधिकृत उम्मीदवार कर देते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। के आर नारायण एक आदर्शवादी छवि के व्यक्ति थे और इन्होंने पहली बार एक काम किया कि इनको उम्मीदवार बना दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। और के आर नारायण ऐसे व्यक्ति थे कि ये विपक्षी दल के पास खुद चलकर गए और इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसी भारत में परंपरा हो कि भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध रूप से ही चुना जाना चाहिए, आप भी मुझे समर्थन दें और अन्य दल भी मुझे समर्थन दें। अर्थात जो अधिकृत पार्टी ने किया था उसके बाद में के आर नारायण एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो विपक्षी दल थे उनके पास स्वयं गए थे पहल करने के लिए कि मुझे सब पार्टी के लोग हैं जो निर्विरोध चुने। लेकिन उस समय देखो कि धुरविरोधी पार्टी कौन, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने भी के आर नारायण की पहल को स्वीकार कर लिया था कि वाकई में ही के आर नारायण ने जी ने जो पहल की है इतिहास में बहुत ही एक अच्छी पहल है। लेकिन एक सेना, कौन सी, शिवसेना, शिवसेना ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम उम्मीदवार आपके सामने ही उतारेंगे। तो इनके सामने एक व्यक्ति थे टी सेशन, इनको चुनाव लड़ाया किसने, शिवसेना। हालांकि सभी दल इनके पक्ष में आ चुके थे के आर नारायण के, तो बहुत बढ़िया बहुमत से 94% कुछ प्रतिशत वोट मिले इनको और के आर नारायण भारत के राष्ट्रपति चुने गए। दूसरी बात इनकी करें तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने, के आर नारायण, दलित राष्ट्रपति थे। और इनकी बात की जाए
तो इन्होंने पद पर रहते हुए अपनी राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का शक्तिशाली रूप में प्रयोग किया था। वो कैसे? 1997 और 1998 की मैं बात करूं, के.आर. नारायण जी का कार्यकाल था ये। 1997 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जो अभी वर्तमान से पहले वाले राजस्थान के राज्यपाल थे। 97 में यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और 98 में बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ये मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के कार्यकाल की बात है। अनुच्छेद 356 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। किसकी अनुशंसा पर? राज्यपाल जब राष्ट्रपति को अनुशंसा कर दे या केंद्र की मंत्री परिषद उससे सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति राज्यों में क्या लागू करता है? राष्ट्रपति शासन। उस समय 1997 में कल्याण सिंह की सरकार को गिराने के लिए और राष्ट्रपति से अनुशंसा की गई के.आर. नारायण से कि इस राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, लेकिन के.आर. नारायण ने उस सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। किसी से भी कोई राय मशवरा नहीं की और स्वयं की शक्ति का प्रयोग करते हुए और के.आर. नारायण ने अपने सविवेक से और उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो अनुशंसा की गई थी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। दूसरी बार बिहार में 1998 में राबड़ी देवी की सरकार को गिराकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की गई थी राज्यपाल के द्वारा। तो उस समय भी के.आर. नारायण ने उस राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा को भी पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तो आज तक मैं समझता हूं कि राष्ट्रपतियों में जो अपनी शक्ति का प्रयोग किया बड़े बेहतरीन ढंग से और अपने सविवेक का प्रयोग करते हुए इन जो राष्ट्रपति शासन की जो अनुशंसा की गई थी उसको कैसा किया? पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया। ऐसे थे हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन? के.आर. नारायणन। एक तो दलित राष्ट्रपति पहले, दूसरे ये काम किया कि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। नेक्स्ट मित्रों, इनके बाद में भारत के राष्ट्रपति बने कौन? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को देश का सलाम। ये भारत के राष्ट्रपति बने 2002 से और 2007 तक। मित्रों, इनके बारे में कौन नहीं जानता? हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा अब्दुल कलाम के बारे में जानता है। सबसे पहले तो इनके बारे में कुछ फैक्ट की बात करें तो ये भारत के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके थे उस समय जब राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से, क्योंकि इनके कार्यकाल में 5 मिसाइलों का परीक्षण किया गया था और भारत को रक्षा क्षेत्र में बहुत ही सुदृढ़ बनाया अब्दुल कलाम जी ने। नेक्स्ट, इन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी कि भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार से चलना चाहिए। उनमें से कुछ किताबें हैं विजन 2020, विजन 2020, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। एक बुक्स थी टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स। तीनों की तीनों किताबें राजस्थान का कोई एग्जाम हो या अपना बात करें यूपीएससी लेवल का भी कोई एग्जाम हो तो तीनों किताबों के बारे में पूछा गया कि ये किताबें किन की हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। तो हमें याद करना है अब्दुल कलाम की 3 किताबों को, विजन 2020, विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट्स। ये अब्दुल कलाम की 3 किताबें थी। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इनके कार्यकाल में थे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम की सूझबूझ से ही भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। अर्थात भारत को
परमाणु शक्ति बनाने में भी अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की कुछ विशेष बातें थी। इसके बाद में हमारे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक। पहला जो तथ्य है इनका वो तो क्या है, भारत की एकमात्र आज तक की राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। एकमात्र भारत की महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। जब ये राष्ट्रपति चुनी गई तो उस समय प्रतिभा पाटिल थी, वो राजस्थान की राज्यपाल थी। किस राज्य की राज्यपाल थी? राजस्थान की राज्यपाल थी उस समय। फिर इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दिया और कौन सा पद ग्रहण किया? राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। इनके सामने की अगर बात करें कि इनके विपक्ष में चुनाव किसने लड़ा था, भारत राजस्थान के ही व्यक्ति थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, ये भी राजस्थान के ही व्यक्ति थे। बात करें प्रतिभा पाटिल की कि इनका जन्म स्थान तो महाराष्ट्र है, लेकिन जो इनका ससुराल है वो राजस्थान में, और राजस्थान के कहां पर है? छोटी लोसर में। ये दोनों ही व्यक्ति कहीं ना कहीं राजस्थान से ही संबंधित थे। तो उस समय एनडीए और यूपीए ने जब अपने उम्मीदवार निर्धारित किए तो इस प्रकार से दोनों का कम्युनिकेशन बनाया कि एक जगह से दोनों राष्ट्रपति हों प्रतिद्वंदी, जिससे कि कहीं की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा एक तरफ कहीं अपने क्षेत्र विशेष के राष्ट्रपति की तरफ नहीं झुक सके। तो कांग्रेस ने क्या काम किया था? भैरव सिंह के सामने प्रतिभा पाटिल को। तो प्रतिभा पाटिल का भी राजस्थान में क्या था? ससुराल था। इस वजह से इन दोनों को उम्मीदवार बनाया गया। और प्रतिभा पाटिल की बात करें कि प्रतिभा पाटिल है वह राजस्थान में पहली राज्यपाल थी जो महिला राज्यपाल बनी। तो इस प्रकार से प्रतिभा पाटिल के बारे में कुछ विशेष तथ्य थे जो आपके सामने इस प्रकार है। इनके बाद में जो राष्ट्रपति बने वो कौन है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कुछ विशेष इस प्रकार से कार्यकाल नहीं जाना जाता कि इनके कार्यकाल में कुछ विशेष ऐसा हुआ हो जो इतिहास में मतलब प्रसिद्ध हो सके। तो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल सामान्य सा कार्यकाल था। इनके बाद में बात करें तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। 2017 से और अब तक भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो इनके विपक्ष में चुनाव किसने लड़ा? इनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ा था वो थे मीरा कुमार। महिला थी ये मीरा कुमार। दूसरा, रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने उससे पहले बिहार राज्य के राज्यपाल थे। किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार राज्य के राज्यपाल। और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद। इस प्रकार से आज तक हमारे ये राष्ट्रपति बने। कुछ 2-3 फैक्ट और हैं कि कौन राष्ट्रपति थे कि जो पहले उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद में राष्ट्रपति बने, और किनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये 2-3 फैक्ट हैं सामान्य से। ऐसे राष्ट्रपति जो कि पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे, एक तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे थे वीवी गिरी। तीसरे कौन थे? जाकिर हुसैन। चौथे कौन थे? वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा।
शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन। ये 6 व्यक्ति ऐसे थे कि जो पहले उपराष्ट्रपति रहे और बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति रहे और बाद में उपराष्ट्रपति बने। ऐसे राष्ट्रपति जिनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार, कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, जिनको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये तो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, वेंकटरमन, शंकर दयाल और के.आर. नारायण। ऐसे व्यक्ति जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, एक तो कौन रहे थे कार्यवाहक राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में वीवी गिरी बने कार्यवाहक राष्ट्रपति, और वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फिर 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इस प्रकार से दोस्तों भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ विशेष बातें थी जो हमने इस क्लास में आपसे साझा की है। आशा और उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपतियों की जो विशेष ये बातें थी वो आप सबको समझ में आई होगी। इनसे आगे की जो चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।